With reference to India, consider the following statement. First, मोनोसाइड इज a source of rare earth. तो इंडिया का रेफरेंस कंसिडर करते हुए मोनोसाइड जो है अर्थ रेयर अर्थ सोर्स है। सेकेंड, मोनोसाइड कंटेन थोरियम। मोनोसाइड जो है इसमें थोरियम रहता है। तो मोनोसाइड आपका नेचुरल इन द एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड इन इंडिया। मोनोसाइड जो है उसमें इंडिया का कोस्टल सैंड में प्रेजेंट रहता है इंडिया में। इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनोसाइड। इंडिया गवर्नमेंट बॉडी जो है वो मोनोसाइड को प्रोसेस करती है फिर एक्सपोर्ट करता है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। जो स्टेटमेंट जो इसमें से कौन सा करेक्ट है? ए 1 2 and 3 ओनली, बी 1 2 and 4 ओनली, 3 and 4 only, C D 1 2 3 and 4. So B statement 1 2 are correct. In India, monocytes are primary source of rare earth element and thorium. इंडिया में मोनोसाइट जो है प्राइमरी सोर्स का काम करता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स और थोरियम का। रेयर अर्थ मेटल comprise a group 70 element known as their lustrous silvery white appearance and soft heavy metallic property. जो रेयर अर्थ एलिमेंट रहता है उसमें ग्रुप 70 एलिमेंट रहता है। जो लस्ट्रस रहता है, सिल्वर वाइट अपीयरेंस रहता है, सॉफ्ट हेवी मेटालिक प्रॉपर्टीज होता है। China dominates global rare earth production, contributing around 60 to 70% of the total output. चाइना जो है ग्लोबल रेयर अर्थ प्रोडक्शन डोमिनेट करता है जो 60 to 70% आउटपुट देता है। This element play a crucial role in the production of electronics, magnets and batteries. ये एलिमेंट जो है क्रूशल रोल निभाता है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन जैसे कि मैग्नेट, बैटरीज। Monos are abundant in Indian coastal sand is rich in rare earth element and thorium और radioactive material। मोनोसाइड जो है abundant है इंडियन कोस्टल सैंड में, रिच है, इसमें रेयर अर्थ एलिमेंट है, थोरियम और रेडियोएक्टिव मटेरियल है। थोरियम इज crucial फॉर इंडियाज 3-stage न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम। थोरियम जो है इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम का एक बहुत ही क्रूशियल हिस्सा है। Statement 3 is incorrect. Monazite is not found in entire coastal sands. मोनोजाइट जो है वो पूरा इंडियन कोस्टल सैंड में मिलता नहीं है। While it is found along most of southern Indian coast, particularly in Kerala, Tamil Nadu, Orissa, it does not occur throughout the entire coastline. तो मोनोजाइट जो है वो साउथर्न इंडियन कोस्ट में मिलता है जैसे कि केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, लेकिन थ्रू आउट एंटायर कोस्टल लाइन में नहीं मिलता। Statement 4 is correct. As per Atomic Energy Radiation Production Rule 2004, Indian Rare Earth Limited (IREL), a wholly owned public sector undertaking of the Government of India (GOI) under Department of Atomic Energy, is the only entity which has permitted to produce, process monoxide and handle for domestic use as well as for the export. तो एटॉमिक एनर्जी रेडिएशन प्रोडक्शन रूल 2004 के हिसाब से इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड जो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है गवर्नमेंट इंडिया का और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये एंटिटी है जो यूज़ करता है, प्रोसेस करता है मोनोसाइड को और हैंडल करता है डोमेस्टिक यूज़ को एक्सपोर्ट के लिए। PW only is the hint. Statement 3. The phrase entire course is to absolutely true. तो phrase जो है entire course वो ज़्यादा ही absolute है true के लिए। More than 10,000 kilometer long coastline for entire course there is monoxide is highly improbable and slightly false. तो 10,000 किलोमीटर से लंबा कोस्ट लाइन या पूरा कोस्ट मोनोजाइट रहता है और वो फॉल्स है। दिस गिव बी एज अ करेक्ट। तो बी क्या रहता है? बी में क्या रहता है? 1 कि मोनोजाइट जो है रेयर अर्थ एलिमेंट है, 2 मोनोजाइट में थोरियम प्रेजेंट है और 4th इन इंडियन गवर्नमेंट बॉडी कैन प्रोसेस
इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज कैन ओनली प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनोजाइट। इंडिया गवर्नमेंट से बॉडी जो है वो मोनोजाइट को प्रोसेस करता है या फिर एक्सपोर्ट करता है। Among the following, which one is the least water efficient crops? तो इस फॉलोइंग में से कौन सा जो है लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप है? तो ए शुगर केन, बी सनफ्लावर, सी पर्ल मिलेट, डी रेड ग्राम। तो कौन सा ऐसा क्रॉप है जो लीस्ट वाटर एफिशिएंट है? ए ऑप्शन है, मतलब शुगर केन इज करेक्ट। शुगर केन इज द least water efficient crop. It require around 1800 mm to 2200 mm of water, making it water intensive crop. शुगर केन जो है वो कम वाटर एफिशिएंट क्रॉप है। उसमें 1800 से लेकर 2200 mm वाटर रहता है, जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप बनाता है। It has a high water requirement primarily because it is grown in tropical climate where irrigation is essential for optimal growth. शुगर केन जो है उसका वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है क्योंकि वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो होता है। इरिगेशन जो ज़रूरत है ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए। B is incorrect. Major oilseeds like soybean, castor seed, cotton seed, linseed, and sunflower etc. require around 672.4 mm of water, which is considerably lower than sugarcane water need, making it more water efficient. The major oil seeds जैसे कि सोयाबीन, castor seeds, cotton seed, linseed और sunflower, इनको 672.4 mm वाटर की ज़रूरत है, जो काफ़ी कम रहता है शुगर केन के वाटर रिक्वायरमेंट से, जो इसीलिए ऑयल सीड्स जो है ज़्यादा वाटर एफिशिएंट है। फिर सी इज़ इनकरेक्ट। मिलेट कैन ग्रो इवन इन ड्राई रीजन विदाउट इरिगेशन फैसिलिटी। पर्ल मिलेट इज drought resistant crops that require 350 mm of water, making it highly water efficient especially in dry region. मिलेट जो है वो ग्रो होता है ड्राई रीजन में बिना किसी इरिगेशन फैसिलिटी के। पर्ल मिलेट जो है ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप है जिसमें 350 mm पानी लगता है, उसकी वजह से वाटर एफिशिएंट होता है ड्राई रीजन में। These incorrect. Red gram pulses require 200 to 450 mm of water, making it relatively more water efficient compared to crop like sugarcane. फिर रेड ग्राम पल्सेस रहता है जिसमें 200 से लेकर 450 mm वाटर की ज़रूरत रहती है, जो वाटर एफिशिएंट है कंपेयर टू शुगर केन से। With the reference to pulse production in India, consider the following statement. First, black gram can be cultivated as both Kharif and Rabi crops. Black gram जो कल्टिवेट होता है दोनों खरीफ और राबी क्रॉप्स में। Second, green gram alone accounts for nearly half of pulse production. ग्रीन ग्राम अकेले पल्स प्रोडक्शन का आधा हिस्सा लेता है। Third, in the last 3 decades, while the production of Kharif pulses has increased, production of Rabi pulses has increased. पिछले 30 साल से खरीफ पल्सेस का प्रोडक्शन बढ़ रहा है और राबा पल्सेस का प्रोडक्शन कम हो रहा है। Which of one of the statement given above is correct? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? A1 only, B2 and 3 only, C2 only, D1, 2 and 3. With reference to the pulse production in India, consider the following statement. पल्स प्रोडक्शन जो है इंडिया में उसको कंसिडर करके फॉलोइंग स्टेटमेंट देखो। ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खरीफ राबी क्रॉप। ब्लैक ग्राम जो कल्टिवेट होता है जो दोनों खरीफ और राबी क्रॉप है।
Second, green gram alone account for nearly half of pulse production. जो हरा ग्राम है, ग्रीन ग्राम है, वो खुद प्रोडक्शन का आधा हिस्सा कवर करते हैं. In the last 3 decades, while the production of kharif pulse has increased, production of rabi pulse has increased. पिछले 30 सालों से खरीफ पल्सेस का प्रोडक्शन बढ़ रहा है और रबाई का पल्सेस कम हो रहा है. Which of the following given above is correct? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? A1 only, B2 and 3 only, C2 only and D1, 2 and 3. Statement 1 is correct. In India, the important pulse crops ground in winter raba and chickpeas, lentil, lathyrus field pea and kidney beans. तो इंडिया में जो इम्पोर्टेंट पल्स जो ग्रो होता है विंटर में, राबा में चिकपीस, लेंटिल, lathyrus field pea और किडनी बीन्स होता है. However, green gram, black gram, cowpea are grown in both spring and rainy seasons. तो ग्रीन ग्राम्स, ब्लैक ग्राम्स और काउ पीस जो रहता है वो दोनों भी स्प्रिंग और रेनी सीजन में ग्रो होता है. ब्लैक ग्राम, उड़द दाल भी कल्टिवेटेड इन बोथ खरीफ monsoon and raba winter season in India, making it versatile crop in country's agriculture cycle. ब्लैक ग्राम, उड़द दाल कल्टिवेट होता है खरीफ में, मानसून में और रबा में, विंटर सीजन में इंडिया में, जिसकी वजह से कंट्रीज एग्रीकल्चर साइकिल में बहुत सारे वर्सेटाइल क्रॉप ग्रो होते हैं. Statement 2 is incorrect. According to Directorate of Economics and Statistics (DS), the share of pulse production in 2018-19 was followed. Tur dal 15 to 34%, gram is 43.29%, moong green gram 10.04%, urad dal black gram 13.93%, lentil 6.67%, other pulses 10%. Green gram alone does not account for nearly half of Indian total pulse production. Green gram जो अकेले जो है इंडिया का टोटल पल्स प्रोडक्शन का आधा भी कवर नहीं करता है. Statement 3 is incorrect. Over the past 3 decades, both Kharif pulse and Rabi pulse have experienced increased production due to improved agriculture practice, increased area under cultivation, and better support for farming. तो पिछले 30 सालों से खरीफ पल्स और रबी पल्स ने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज एक्सपीरियंस किया है, जिसने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को इम्प्रूव किया और इस एरिया में कल्टीवेशन बढ़ा और पल्सेस फार्मिंग का सपोर्ट भी बढ़ा. So A1 only. So black gram can be cultivated as both kharif and rabi crop. Black gram जो है कल्टिवेट होता है खरीफ और रबी क्रॉप में. The crop is subtropical in nature. A hard frost is injurious to it. It requires at least 210 frost per day and 50 to 100 centimeter rainfall for its growth. A light, well-drained soil capable of retaining moisture is ideally suited for the cultivation of the crop. ये क्रॉप जो है नेचर में सब ट्रॉपिकल है, हार्ड फ्रॉस्ट है जो इंजीरियस है और इसके लिए 210 फ्रॉस्ट फ्री डे की ज़रूरत है, 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल का ग्रोथ के लिए. लाइट वेल ड्रेन सॉइल कैपेबल रहता है मॉइस्चर रिटेन करने के लिए, सूट होता है क्रॉप का कल्टीवेशन में. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज दैट क्रॉप? तो ए कॉटन, बी जूट, सी शुगर कैन, डी टी. A option is correct. Cotton is India's most important fiber crop, accounting for about 25% of the world cotton production. तो कॉटन जो है इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट फाइबर क्रॉप है और वो पूरी दुनिया का जो वर्ल्ड कॉटन प्रोडक्शन है वो इंडिया 25% कंट्रीब्यूट करता है.
कॉटन ग्रोइंग कंडीशन रिक्वायरमेंट। कॉटन का ग्रोइंग कंडीशन रिक्वायरमेंट क्या है? कॉटन ग्रोइंग कंडीशन रिक्वायरमेंट। कॉटन में ग्रोइंग कंडीशन क्या है? टेम्परेचर एंड क्लाइमेट। कॉटन फ्लरिश इन सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद ऑप्टिमल टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 21 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर और क्लाइमेट, कॉटन जो है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहता है। ऑप्टिमल टेम्परेचर जो रेंज होता है 21 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक। रेनफॉल, कॉटन नीड 50 to 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग इट्स ग्रोइंग पीरियड, बट एक्सेसिव वाटर लॉग कंडीशन क्या नेगेटिवली अफेक्ट इट्स ग्रोथ। तो कॉटन में 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल की ज़रूरत है उसके ग्रोइंग पीरियड में। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिव या वाटर लॉग कंडीशन रहता है जो नेगेटिवली अफेक्ट करता है उसकी ग्रोथ पे। सॉइल टाइप, कॉटन ग्रो बेस्ट इन लाइट वेल ड्रेन मॉइस्चर रिटेनिंग सॉइल्स, especially the black cotton soil of the Deccan Plateau, which has highly moisture retention capacity। तो सॉइल टाइप जो रहता है कॉटन जो ग्रो होता है लाइट वेल ड्रेन मॉइस्चर रिटेनिंग सॉइल, जिसमें ब्लैक कॉटन सॉइल रहता है डेक्कन प्लेटू में, और वो हाईली मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी रहता है। फ्रॉस्ट फ्री डे, require at least 210 frost free day and bright sunshine to complete its first life cycle। तो यहाँ पे 210 फ्रॉस्ट फ्री डे की ज़रूरत है, ब्राइट सनशाइन, ताकि लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाए। ग्रोइंग सीजन, इट इज़ खरीफ क्रॉप एंड टिपिकली टेक्स 6 to 8 months टू मैच्योर। तो ग्रोइंग सीजन में खरीफ क्रॉप टिपिकली 6 से 8 महीना लगता है मैच्योर होने में। टॉप कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट, गुजरात इज मोर देन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र मोर देन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश मोर देन राजस्थान। टॉप कॉटन प्रोडक्शन, गुजरात में सबसे ज़्यादा कॉटन उगता है, ग्रो होता है, फिर महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश, राजस्थान। ऑप्शन डी, बी, सी एंड डी आर इनकरेक्ट। बी, सी, डी इनकरेक्ट है। जूट, require high rainfall 150 to 200 centimeter and humid weather, not subtropical condition। जूट में हाई रेनफॉल चाहिए 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक, ह्यूमिड वेदर रहता है और नॉट सब ट्रॉपिकल कंडीशन रहता है। शुगर केन, रिक्वायर हायर रेनफॉल 75 to 200 सेंटीमीटर एंड थ्राइव मेनली इन ट्रॉपिकल रीजन। शुगर केन में ज़्यादा रेनफॉल चाहिए 75 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक और सब ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो होता है। टी, रिक्वायर कूल ह्यूमिड कंडीशन, हेवी रेनफॉल 150 to 300 सेंटीमीटर, एसिडिक सॉइल, अनलाइक ड्राई कंडीशन नीडेड फॉर कॉटन। चाय के लिए ठंडा ह्यूमिड कंडीशन, हेवी रेनफॉल 150 से लेकर 300 सेंटीमीटर की ज़रूरत है, जिसमें एसिडिक सॉइल ड्राई कंडीशन हो कॉटन के लिए। कॉटन क्लाइमेट एंड सॉइल रिक्वायरमेंट, कॉटन क्रॉप के लिए क्लाइमेट और सॉइल रिक्वायरमेंट क्या है? सेमी ज़ेरोफाइट, ये सेमी ज़ेरोफाइट है। इट इज़ ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंडीशन, ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल कंडीशन में ग्रो होता है। मिनिमम टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन 15 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस ज़रूरत है जर्मिनेशन के लिए। ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर वेजिटेटिव ग्रो 21 to 20 डिग्री सेल्सियस, 21 to 27 डिग्री सेल्सियस ज़रूरत है वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए। इट इज़ सेमी टॉलरेंट टू सैलिनिटी, ये सेमी टॉलरेंट है सैलिनिटी के लिए। ये सेंसिटिव है, वाटर लॉट है। एरिया अंडर कल्टीवेशन, इंडिया 13.477 मिलियन हेक्टेयर है, तो 37% ऑफ वर्ल्ड एरिया अंडर कॉटन कल्टीवेशन होता है। यील्ड केजी पर हेक्टेयर होता है। इंडिया में 469 कॉटन ग्रो होता है और वर्ल्ड में 808 kg per hectare। Top producer of cotton in world in million। State-wise production of cotton in lakhs, BLS 2019 to 20। स्टेट वाइज प्रोडक्शन जो रहता है कॉटन का
तो यहाँ पर गुजरात में ज़्यादा रहता है 95, महाराष्ट्र में 82, तेलंगाना में 53, राजस्थान में 25। Then consider the following mineral. First bentonite, second chromite, third kyanite, fourth sillimanite. 2020 में in India, which of the above is are officially designated as a major mineral? इंडिया में कौन सा जो मिनरल है वो मेजर है? तो A 1 and 2 only, B 4 only, C 1 and 3 only, D 2, 3 and 4 only. D 2, 3 and 4 only. 2 chromite, 3 kyanite, 4 sillimanite. In India, mineral are classified as major mineral and minor mineral under Mines and Mineral Development and Regulation Act 1957. इंडिया में मिनरल क्लासिफाई होता है मेजर मिनरल माइनर मिनरल में, जैसे कि माइंस और मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन होता है एक्ट 1957 होता है. मेजर मिनरल और दोज specified in first schedule of the act and are under regulatory control of the central government. तो मेजर मिनरल जो रहता है स्पेसिफाई करता है फर्स्ट शेड्यूल ऑफ एक्ट में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रेगुलेटरी कंट्रोल करता है. माइनर मिनरल are defined under section 3 of the act are regulated by state government. माइनर मिनरल जो है डिफाइन करेगा सेक्शन ई में एक्ट का, रेगुलेट होता है स्टेट गवर्नमेंट की वजह से. ऑप्शन डी इज करेक्ट. फॉलोइंग आर मेजर मिनरल. मेजर मिनरल क्या होता है? क्रोमाइट इज एन ऑक्साइड मिनरल ऑफ क्रोमियम एंड आयरन. इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ क्रोमियम. इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज इन मेटलर्जी, रिफ्रैक्टरी मटेरियल एंड केमिकल. क्रोमाइट जो है क्रोमियम का ऑक्साइड मिनरल है, आयरन का भी ऑक्साइड मिनरल है. प्राइमरी सोर्स है क्रोमियम का और एक्सटेंसिवली यूज होता है मेटलर्जी, रिफ्रैक्टरी मटेरियल और केमिकल्स में. Kyanite is a typical blue silicate mineral used in refractory ceramic products. Kyanite जो है ब्लू सिलिकॉन मिनरल होता है, यूज होता है रिफ्रैक्टरी और सेरेमिक प्रोडक्ट्स में. Sillimanite is an aluminosilicate mineral used in highly temperature ceramic refractories. Sillimanite जो है एल्यूमिनोसिलिकेट मिनरल जो यूज़ होता है टेम्परेचर में सिरेमिक और रिफ्रैक्टरीज में. Bentonite is a type of clay formed from volcanic ash and is primarily used in drilling mud by the purifier absorbent amplifications. Bentonite को जो है वो volcanic ashes से आता है और क्ले रहता है. प्राइमरी यूज होता है ड्रिलिंग मड में, बैंडर्स में, प्यूरीफायर में, अब्जॉर्बर एप्लीकेशन में. इन इंडिया बेंटोनाइट इज ऑफिशियली क्लासिफाइड एज माइनर मिनरल. बेंटोनाइट जो है माइनर मिनरल्स होता है. विद रेफरेंस टू द मैनेजमेंट ऑफ माइनर मिनरल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो माइनर मिनरल्स का मैनेजमेंट जो इंडिया में है वो स्टेटमेंट क्या है? Sand is a minor mineral according to prevailing law in the country. Sand is a minor mineral according to prevailing law in the country. Sand जो है minor mineral है. लॉ के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट हैव पावर टू ग्रांट माइनिंग leases of minor mineral, but the power regarding the formation of rules related to grant of minor minerals lie with the central government. स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना पावर है ताकि वो माइनिंग के लिए ग्रांट दे सकता माइनर मिनरल के लिए, और इतना पावर नहीं रहता रूल्स फॉर्मेशन के लिए कि वो माइनर मिनरल्स ग्रांट दे सके सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ. द स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू फ्रेम रूल टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग ऑफ माइनर मिनरल्स. स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना पावर रहता है रूल फ्रेम कर सके माइनर मिनरल के लिए, इलीगल माइनिंग प्रिवेंट कर सके. विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबव इज कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? A1 only, B2 and 3 only, C3 only, D1, 2 and 3.
So A, statement 1 is correct. Statement 1 is correct. According to Section 3E of the Mines and Mineral Development and Regulation Act 1957, MMDR Act, minor minerals include building stones, gravels, ordinary clay, ordinary sand, and other mineral that central government may declare as minor minerals. स्टेटमेंट 1 जो है करेक्ट रहता है. तो सेक्शन 3E माइंस मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से 1957 MMDR के हिसाब से माइनर मिनरल्स में बिल्डिंग स्टोन बिल्ड करना, ग्रेवल्स, ऑर्डिनरी क्ले, ऑर्डिनरी सैंड और दूसरे मिनरल जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो माइनर मिनरल डिक्लेयर करता है. स्टेटमेंट 2 is incorrect. Statement government have the power to grant mining lease for minor minerals under section 15 of the MMDR Act. तो स्टेटमेंट 2 जो है इनकरेक्ट रहता है. स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर रहता है माइनर मिनरल्स के लिए ग्रांट माइनिंग लीज के लिए. सेक्शन 15 MMDR एक्ट का द सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट हैव द पावर टू फ्रेम रूल रिलेटेड टू ग्रांट और माइनर मिनरल्स. तो बड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके पास इतना ताकत नहीं रहता रूल फ्रेम करने के लिए जो रिलेटेड रहता है माइनर मिनरल्स को ग्रांट करने के लिए. द पावर टू फ्रेम रूल फॉर माइनर मिनरल लाइज विद स्टेटमेंट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 15(1)(a) ऑफ द MMDR एक्ट. तो जो पावर जो है वो फ्रेम करता है, पावर जो है वो रूल को फ्रेम करता है माइनर मिनरल्स के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट में लाई करता है 15(1)(a) से लेकर MMDR एक्ट. तो स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट. सेक्शन 23(c) of MMDR एक्ट empowers state government to make rules for preventing illegal mining, transportation, storage of mineral, including minor mineral. तो स्टेटमेंट 3 जो है करेक्ट रहता है. सेक्शन MMDR एक्ट का 23(c) जो एम्पावर करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो रूल बना सके इलीगल माइनिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मिनरल स्टोरेज के लिए. इसमें माइनर मिनरल भी शामिल है. Sand is a minor mineral according to prevailing law in the country. Sand जो minor mineral है prevailing law के हिसाब से कंट्री में the state government has the power to frame rule to prevent illegal mining of the minor mineral. स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है रूल को फ्रेम करने के लिए जो माइनर मिनरल का इलीगल माइनिंग प्रिवेंट करता है. With the reference to the cultivation of kharif crop, in which in the last 5 years consider the following statement 2019. तो खरीफ क्रॉप कल्टीवेशन जिसमें पिछले 5 साल कंसिडर किया ये स्टेटमेंट को. फर्स्ट, एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इज़ हाईएस्ट. एरिया जिसमें राइस कल्टीवेशन जो रहता है ज़्यादा होता है. एरिया अंडर कल्टीवेशन ऑफ जवार इज़ मोर देन द ऑयल ऑफ सीड. तो जवार जिस एरिया के अंदर जवार का कल्टीवेशन जिस एरिया में आता है ज़्यादा रहता है कंपेयर ऑयल सीड से. एरिया ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इज़ मोर देन दैट ऑफ शुगर केन. कॉटन का कल्टीवेशन का जो एरिया है वो ज़्यादा रहता है शुगर केन से. एरिया अंडर शुगर केन कल्टीवेशन हैज़ स्टेडीली डिक्रीज. शुगर केन का कल्टीवेशन कम होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव अबाउ इज़ो आर करेक्ट. कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है. A 1 and 3 only, B 2 and 3 and 4 only, C 2 and 4 only, D is 1, 2, 3 and 4. Statement 1 is incorrect. The area under rice cultivation in India 2019-20 was 43.7 million hectare, while in 2023-24 it became 46.6 billion hectare and is highest among all. Statement 1 जो है
करेक्ट है। यहाँ पे राइस कल्टीवेशन होता है इंडिया में 2019 से 20 तक 43.7 मिलियन हेक्टेयर रहता है। 2023 से लेकर 24 तक 46.6 मिलियन हेक्टेयर रहता है और सबसे ज़्यादा रहता है। स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एनुअल एरिया अंडर जवार ranges between 4 to 5 million hectare, while the oilseed area is 27.1 million hectare. 2019-20 area under the annual range under Jawar range between 4 to 5 million hectare. Statement 2 incorrect है। एनुअल एरिया जो रहता है जवार वो 4 to 5 मिलियन हेक्टेयर रहता है, while the oilseed area is 27.1 million hectare 2019 to 20. That is, area under the cultivation of jawar is less than that of oilseed. So यहाँ पे 4 और 5 मिलियन हेक्टेयर होता है। ऑयलसीड एरिया का जो है 27.1 मिलियन हेक्टेयर होता है 2019 से 20 एरिया जो कल्टीवेशन जवार के कल्टीवेशन के अंदर होता है। Statement 3 is correct. The area under sugarcane cultivation is 4.6 million hectare 2019 to 20 जो एरिया शुगर केन कल्टीवेशन के अंदर आता है 4.6 मिलियन हेक्टेयर 2019 से 20 होता है। 4 मिलियन हेक्टेयर 2020 to 21 होता है। 5.2 मिलियन हेक्टेयर 2021 से लेकर 2022 तक होता है। एरिया अंडर कॉन्ट्रा कल्टीवेशन इज 13.5 मिलियन हेक्टेयर 2019 to 20, 13.3 million hectare 2020 to 21, 12.4 million hectares 2021 to 2022। एरिया जो कॉटन कल्टीवेशन के अंदर होता है 13.5 मिलियन हेक्टेयर होता है 2019 से लेकर 20 तक। 13.3 मिलियन हेक्टेयर 2020 से लेकर 21 तक। 12.4 मिलियन हेक्टेयर 2021 से लेकर 2022 तक। एज द एरिया अंडर द कॉटन कल्टीवेशन इज मोर देन शुगर कल्टीवेशन से एरिया जो है तो कॉटन कल्टीवेशन ज़्यादा शुगर कल्टीवेशन से। स्टेटमेंट 4 इज इनकरेक्ट। Statement 4 is incorrect. With respect to the year in which question is asked, the area under sugar cane cultivation does not seem to be steadily decreasing. Statement 4 is incorrect. यहाँ पे ये क्वेश्चन है जहाँ पे एरिया शुगर केन कल्टीवेशन में आता है वो कम होता है, डिक्रीज होता है। द एरिया अंडर शुगर केन कल्टीवेशन इज 4.99 मिलियन हेक्टेयर 2013 to 14, 5.066 million hectare 2014 to 15, 4.953 million hectare 2015 to 16। एरिया अंडर शुगर केन कल्टीवेशन का अंदर होता है 4.99 से लेकर मिलियन हेक्टेयर तक 2013 से 14 तक। 5.066 million hectare 2014 to 15, 4.953 million hectare 2015 to 16। Addition informations. As per Economic Survey 2023-24 statistics, the area under cultivation in million hectare for the above crop over the past 5 years. तो एडिशन इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक सर्वे 2023 से 24 तक एरिया जो कल्टीवेशन के अंदर होता है मिलियन हेक्टर, अबव क्रॉप जो होता है वो पास्ट 5 ईयर रहता है। क्रॉप 2019 to 20, 2020 to 21, 2021 to 22, 2022 to 24, cotton 13.5, 13.3, 12.4, 12.9, 12.6, as 43.7, 45.8, 46.3, 47.8, 47.6, Java 4.8, 4.4, 3.8, 3.4, 4.0, oil seeds 27.1, 28.8, 29.0,
30.2, 30.1. Sugarcane 4.6, 4.9, 5.2, 5.8, 5.6. Consider the following statement. In India, state government do not have the power to auction non-coal mines. तो यहाँ पे इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना पावर नहीं है ऑक्शन करने के लिए नॉन कोल माइन में. आंध्र प्रदेश झारखंड डू नॉट हैव गोल्ड माइंस. आंध्र प्रदेश झारखंड में गोल्ड माइंस नहीं. राजस्थान हैज़ आयरन ओर माइंस. राजस्थान के पास आयरन ओर माइंस है. विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आ गया. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. 1 and 2 ओनली, B2 ओनली, C 1 and 3 ओनली और D 3 ओनली. तो करेक्ट आंसर इज D 1 ओनली विच इज़ 3 ओनली. राजस्थान के पास आयरन और माइन है. Statement 1 is incorrect. According to Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Act 2050 MMDR Amendment Act, state government has the power to auction non-coal mines. So Mines Minerals Development and Regulation Amendment Act 2050 MMDR Amendment Act के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है नॉन कोल माइंस ऑक्शन करने के लिए. द सेंट्रल गवर्नमेंट सेट्स द गाइडलाइन फॉर द ऑक्शन प्रोसेस. द एक्चुअल ऑक्शन ऑफ नॉन कोल माइंस आर कंडक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट. तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ऑक्शन प्रोसेस का गाइडलाइन सेट करके रखा है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने नॉन कोल माइन का ऑक्शन कंडक्ट किया है. Statement 2 is incorrect. आंध्र प्रदेश झारखंड डू हैव गोल्ड माइन. आंध्र प्रदेश झारखंड के पास गोल्ड माइन है. आंध्र प्रदेश गोल्ड इज फाउंड इन रामगिरी इन अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट. आंध्र प्रदेश के पास गोल्ड है जो रामगिरी में मिलता है, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में है. झारखंड बोथ alluvial and native gold are present with alluvial gold found in the sand of Subarnarekha River and Sona Nadi. The native gold found near Lowa in the Singhbhum district. झारखंड दोनों alluvial और native gold जो है प्रेजेंट है alluvial gold में, और वो सुबर्णरेखा रिवर सैंड में मिलता है और सोना नदी में. नेटिव गोल्ड जो है वो सिंघभूम डिस्ट्रिक्ट लोवा में नज़दीक देखने को मिलता है. लार्जेस्ट गोल्ड और डिपॉजिट in India found in Bihar based on recent discovery were not certified yet by GSI. Rajasthan and Karnataka with Andhra Pradesh and Jharkhand have smaller reserve. तो बहुत बड़ा गोल्ड का डिपॉजिट इंडिया में वो बिहार में देखने को मिलता है जो रिसेंटली डिस्कवर हुआ है, लेकिन GSI से सर्टिफाई नहीं करता. राजस्थान, कर्नाटक और उसके साथ आंध्र प्रदेश और झारखंड जो है वो स्मॉलर रिजर्व है. Statement 3 is correct. राजस्थान है significant iron ore deposits. राजस्थान के पास आयरन ओर डिपॉजिट है. आयरन ओर primarily hematite are found in Rajasthan, specifically in districts like Jaipur, Udaipur, झुंझुनू, सीकर, भीलवाड़ा, अलवर, भरतपुर, दौसा एंड बंसवाड़ा. तो आयरन ओर डिपॉजिट जो है वो प्राइमरी हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ओर के फॉर्म में रहता है जो राजस्थान से मिलता है. डिस्ट्रिक्ट जैसे कि जयपुर, उदयपुर, झुंझुनू, सीकर, भीलवाड़ा, अलवारा, भरतपुर, दौसा और बंसवाड़ा. ये डिपॉजिट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन ऑफ आयरन इन इंडिया. ये डिपॉजिट जो है कंट्रीब्यूट करता है आयरन की प्रोडक्शन इंडिया में. PW only I super him. Statement 1. Mining is a state subject. Logically, states should be control over mineral auctions, except where central law specify otherwise. माइनिंग जो है स्टेट सब्जेक्ट है. स्टेट जो है वो कंट्रोल करता है मिनरल ऑक्शन के ऊपर, सेंट्रल लॉ को छोटे को स्पेसिफाई करता है. नॉन कोल मिनरल इज अ बिग मार्केट for minor mineral. It would be absurd to keep statement government out. It hangs like a false. Non-coal minerals would be passed
रहता है जिसमें माइनर मिनरल शामिल रहता है। स्टेट गवर्नमेंट रखता है जो फॉल्स रहता है। In which of the following region of India are shale gas resources found? कौन से रीजन जो है इंडिया में शेल गैस रिसोर्सेस है? फर्स्ट कैम्ब्री बेसिन, सेकेंड कावेरी बेसिन, थर्ड कृष्णा गोदावरी बेसिन। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। दूसरा जो कोड है इसका सही आंसर है A1 2 1 only, B3 only, C2 and 3 only, D1 2 and 3. The correct answer is D, which is 1 2 and 3. तो कैम्ब्री बेसिन में, कावेरी बेसिन में, कृष्णा गोदावरी बेसिन में मिलता है क्या? शेल गैस। Shale gas is type of a natural gas that is trapped within shale form, which are fine-grained sedimentary rocks. Unlike conventional natural gas, which is found in porous reservoir like sandstone, shale gas is tightly bound within rocks and require advanced extraction technique to release it. शेल गैस जो एक ऐसा नेचुरल गैस है जो ट्रैप होता है शेल फॉर्मेशन में, जो फाइन ग्रेन सेडिमेंटरी रॉक रहता है, अनलाइक कन्वेंशनल नेचुरल गैस की तरह सा जो मिलता है पूरे रिजर्वायर में सैंडस्टोन के जैसा। शेल गैस जो टाइटली बाउंड रहता है रॉक्स में और उसमें एडवांस एक्सट्रैक्शन टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस MOPNG has identified 6 basins as potentially shale gas bearing. तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस आइडेंटिफाई करता है 6 बेसिन को जिसमें शेल गैस होता है। देयर आर कैम्बे असम, अराकन, वृंदावना, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन एंड इंडो गैंगेटिक प्लेन। तो इसमें कैम्बे, असम, अराकन, वृंदावना, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन, इंडो गैंगेटिक प्लेन होता है। In India, the steel production industry require the import of. इंडिया में स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री जो है उसको इम्पोर्ट की ज़रूरत है। ए सॉल्ट, पेट्रोल, बी रॉक फॉस्फेट, सी कोकिंग कोल, डी ऑल ऑफ द अबव। सी जो है उसका आंसर कुकिंग कोल है। कुकिंग कोल जो है इंडिया में स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री में रिक्वायर है इंपोर्ट करने के लिए। It is incorporate saltpeter potassium nitrate is not utilized in steel production. It is used in production of fertilizer, rocket propellant, fireworks and tree stump removal. saltpeter और potassium nitrate उसको स्टील प्रोडक्शन यूज़ नहीं करता है, ये यूज़ होता है फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन में, रॉकेट प्रोपेलेंट, फायरवर्क, ट्री स्टम्प रिमूवल में। रॉक फॉस्फेट is used in production of fertilizer, not in steel production. It is primary source of phosphorus. रॉक फॉस्फेट जो है यूज़ होता है फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन में, ना कि स्टील प्रोडक्शन में, और वो प्राइमरी फॉस्फोरस यूज़ करता है। कोकिंग कोल is crucial for steel production. It is used in the process of converting iron ore into iron then into steel. कोकिंग कोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्टील प्रोडक्शन में क्योंकि वो कन्वर्ट करता है आयरन ओर को प्योर आयरन में। वह में आयरन ओर को जब कार्बन के साथ मिलाते तो स्टील बन जाता है। इंडिया हैज़ लिमिटेड रिजर्व ऑफ हाई क्वालिटी कोकिंग कोल एंड मोर देन 60% ऑफ द कोकिंग कोल रिक्वायरमेंट ऑफ द डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री में थ्रू इम्पोर्ट। तो इंडिया के पास हाई क्वालिटी कोकिंग कोल का रिजर्व लिमिटेड है। 60% कोकिंग कोल की ज़रूरत पड़ती है डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री के लिए इम्पोर्ट के थ्रू। PW only asks that coking coal is a key ingredient in blast furnace process for making steam. कोकिंग कोल जो है वो ब्लास्ट फर्नेस प्रोसेस में यूज़ होता है स्टील
banana meat is used to convert iron ore into molten iron, which is then further processed into steel. ये कोकिंग कोल यूज़ होता है कि आयरन ओर को मोल्टन आयरन में बदल सके, उसमें स्टील को प्रोसेस किया जाता है. कोकिंग कोल मेटलर्जिकल कोल इज स्पेशल बिकॉज वी प्रोड्यूस कोक एंड एसेंशियल इंग्रेडिएंट स्टील मेकिंग. तो कोकिंग कोल या फिर मेटलर्जिकल कोल स्पेशल है कोक का प्रोडक्शन में और एसेंशियल स्टील मेकिंग इंग्रेडिएंट्स है. इट हैज़ अ हाई carbon contain low impurities and unique property like plasticity and swelling when heated, forming a strong porous structure needed in blast furnace. तो यहाँ पर कोकिंग कोल या मेटलर्जिकल कोल जो स्पेशल है कोक प्रोड्यूस करने में, जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स स्टील बनाने में, तो हाई कार्बन कंटेन लो इम्प्योरिटी वाले जो होता है कार्बन यूनिक होते हैं, प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, स्वेलिंग प्रोवाइड करते हैं. जब हीट करेंगे तो स्ट्रॉन्ग पोरस स्ट्रक्चर देता है ब्लास्ट फर्नेस में. इट इज़ रेयर एंड मोर एक्सपेंसिव देन थर्मल कोक. बहुत ही रेयर और एक्सपेंसिव है कंपेयर टू थर्मल कोक से. मेजर इन ऑस्ट्रेलिया, चाइना एंड यूएसए. कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया, चाइना और यूएसए से इंडिया हैज़ अ लिमिटेड रिजर्व. India has limited reserve mainly Jharkhand, Odisha and Chhattisgarh, and is a major importer to meet steel industry demand. इंडिया के पास लिमिटेड रिजर्व है कार्बन का, जैसे कि झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में है. मेजर स्टील इंडस्ट्री डिमांड करती है कोल के लिए. Consider the following pair 2014 program project: drought prone area program, desert development program, national watershed development project for rain fed area, Ministry of Agriculture, Ministry of Environment and Forest, Ministry of Rural Development. Each of the above pair is a correct match. A1 2 only, B3 only, C1 2 and 3, D none. D is incorrectly matched. D pair 1 is incorrectly matched. आंसर D है. क्या है D? कि इसमें से कुछ भी नहीं है. ड्रॉट प्रोन एरिया किसका काम है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का. डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट का काम है. नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर रेन फेड एरिया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का काम है. फिर इसमें से मैच कर रहा है? कोई भी नहीं. क्यों नहीं मैच कर रहा है? Pair 1 is incorrect. Drought prone area DPAP was launched in 1973-74 to mitigate effect of drought in drought prone area by promoting sustainable development. ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम DPAP जो 1973 से 74 पे लॉन्च हुआ, वो ड्रॉट इफेक्ट मिटिगेट करता है. ड्रॉट प्रोन एरिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोवाइड करती है. इट इज़ इम्प्लीमेंटेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इम्प्लीमेंट किया, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने. द प्रोग्राम फोकस ऑन वाटरशेड डेवलपमेंट, सॉइल कंजर्वेशन एंड वाटर हार्वेस्टिंग टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन ड्रॉट अफेक्टेड रीजन. तो ये जो प्रोग्राम जो फोकस करता है वाटरशेड डेवलपमेंट में, सॉइल कंजर्वेशन में, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, जो इम्प्रूव करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को ड्रॉट अफेक्टेड रीजन में. Pair 2 is incorrectly matched. The desert development program aimed to combat desertification, mitigate the adverse effect of drought in desert area. डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो एम करता है डेजर्टिफिकेशन कम्बैट करने के लिए, एडवर्स इफेक्ट जो रहता है ड्रॉट का डेजर्ट एरिया में से मिटिगेट करने के लिए. दिस प्रोग्राम इज ऑल्सो ओवरसीन बाय डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स विद इन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट. ये जो डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो कौन देखता है? डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेस.
मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट। द DPP एम minimize the adverse effect of drought and control desertification to regeneration of natural resources based on identified desert area. DDP का एम क्या है कि वो ड्रॉट और कंट्रोल डिजर्टिफिकेशन एडवर्स एरिया को मिनिमाइज कर सके, नेचुरल रिसोर्स को रिज्यूनेट कर सके, डेजर्ट एरिया को आइडेंटिफाई कर सके। Is incorrect. We match the National Watershed Development Project for rainfed area NWDFPRA focus on development of rainfall region to enhance agricultural productivity and sustainability. National Watershed Development Project जो है रेन वाटर एरिया का NWDPRA फोकस करता है रेनफेड रीजन डेवलपमेंट को, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबिलिटी को एनहांस करता है। दिस प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर और द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये जो प्रोजेक्ट जो है कौन इम्प्लीमेंट करता है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता है, और फार्मर वेलफेयर, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर। नेक्स्ट, what are the benefit of implementing the integrated watershed development program? तो benefit क्या है integrated watershed development program implement करने का? benefit क्या है? first, prevention of soil runoff prevent करना। second, linking the country perennial river with seasonal river, तो कंट्रीज़ का perennial river और seasonal river को लिंक करना। The rainwater harvesting and recharge of groundwater table, तो रेन वाटर हार्वेस्ट और रिचार्ज ग्राउंड वाटर टेबल रखना। रीजनरेट ऑफ नेचुरल वेजिटेशन रीजनरेट करना। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो, तो करेक्ट कोड क्या है? तो A is 1 and 2 and B 2, 3 and 4 and C 1, 3 and 4 D 1, 2, 3 and 4। करेक्ट आंसर इज C क्या है? 1, 3 and 4। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल रन ऑफ, सॉइल का निकल जाने से रोकना। फिर रेनफॉल वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर टेबल का रिचार्ज और रेन फॉरेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग। रीजनल नेचुरल रिसोर्सेज वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन का रीजनरेशन करना। ऑप्शन 1 C, the Integrated Watershed Development Program IWDP emphasize soil conservation measure to prevent erosion and runoff. Integrated Watershed Development Program IWDP emphasize करता है soil conservation को, जो prevent करता है erosion को, runoff को, by implementing techniques such as terracing, contour ploughing and afforestation. The program aim to maintain soil healthy and fertility, thereby enhancing एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। सो यहाँ पर टेक्निक इम्प्लीमेंट्स करते हैं, जैसे कि टेरेसिंग, कंटोर प्लोइंग, अफॉरेस्टेशन। प्रोग्राम जो एम करता है हेल्दी सॉइल मेंटेन करने के लिए, फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए, और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को एनहांस करता है। ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट। IWDP does not encompass river interlinking project. Its focus is on watershed management at the micro level, which aim to conserve soil and water within specific catchment areas. River interlinking is a separate initiative under Indian National Restricted Plan, which seek to transfer water from surplus to desired region through large-scale infrastructure project। तो IWDP जो है वो रिवर को इंटरलिंक प्रोजेक्ट नहीं करता है, फोकस करता है वाटरशेड मैनेजमेंट में माइक्रो लेवल में, जो एम करता है सॉइल वाटर कंजर्व करने के लिए स्पेसिफिक कैचमेंट एरिया में। रिवर इंटरलिंकिंग सेपरेट इनिशिएटिव है
इंडियन नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अंदर जो वो सीख करता है ट्रांसफर वाटर को सरप्लस से और डिसाइड करता है रीजन को लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के थ्रू। Option 2 is incorrect. The IWDP does not encompass river interlinking project. Focus is on watershed management at the macro level, which aim to conserve soil and water within specific catchment areas. The IWDP जो है वो रिवर को इनकम्पास नहीं करता, इंटरलिंक करता है, नहीं करता प्रोजेक्ट को, फोकस करता है वाटरशेड मैनेजमेंट में माइक्रो लेवल पे, जो एम करता है वाटर्स और सॉइल को कंजर्व करने के लिए स्पेसिफिक कैचमेंट एरिया में। रिवर इंटरलिंकिंग इज अ सेपरेट इनिशिएटिव अंडर इंडिया नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान विच सीक टू ट्रांसफर वाटर फ्रॉम सरप्लस टू डिफिसिट रीजन थ्रू लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। यहाँ पे रिवर इंटरलिंकिंग सेपरेट इनिशिएटिव रहता है इंडियन नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के ऊपर, जो सीख करता है वाटर को ट्रांसफर करने के लिए सरप्लस से लेकर डेफिसिट रीजन में लार्ज के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के थ्रू। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। द IWDP emphasizes rainwater harvesting and groundwater recharge through construction of check dams, percolation tanks and farm ponds। IWDP जो है वो एम्फोसाइज करता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग को, ग्राउंड वाटर रिचार्ज को, check dams, construction, percolating tanks और farm ponds है। This structure help capture rainwater, allowing it to percolate into ground and recharge aquifer। ये स्ट्रक्चर हेल्प करता है रेन वाटर कैप्चर करने में, अलाउ करता है परकोलेट करने में ग्राउंड और रिचार्ज एक्विफायर को। इस पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट रेन फेड एंड एराइड रीजन with ग्राउंड वाटर लेवल क्रिटिकली लो। ये इम्पॉर्टेंट है रेन फेड और एराइड रीजन में जहाँ पर ग्राउंड वाटर लेवल क्रिटिकली लो रहता है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। The program promotes afforestation and reforestation activity to restore degraded lands। तो प्रोग्राम जो प्रमोट करता है अफॉरेस्टेशन रिफॉरेस्टेशन एक्टिविटी को, ताकि डिग्रेडेड लैंड रिस्टोर कर सके। रीजनरेट नेचुरल वेजिटेशन not only prevent soil erosion but also improve biodiversity, enhance carbon sequestration and support the livelihood of local communities through the provision of forest product। तो ये नेचुरल वेजिटेशन को रीजनरेट करता है। ये सिर्फ सॉइल इरोशन प्रिवेंट नहीं करता बल्कि बायोडाइवर्सिटी इम्प्रूव करता है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को एनहांस करता है, लोकल कम्युनिटी की लाइवलीहुड को सपोर्ट करता है और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के थ्रू। PWI Extract। The Integrated Watershed Development Program IWDP was launched in 2009 to tend to restore ecological balance by conserving soil, water and vegetation on degraded lands। इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम IWDP लॉन्च होता है 2009 से लेकर 10 तक। रिस्टोर करते इकोलॉजिकल बैलेंस, जहाँ पे सॉइल को कंजर्व करता है, वाटरशेड वेजिटेशन डिग्रेड करता है लैंड को। 2052 सम्ड अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY। ऑब्जेक्टिव इंक्लूड एक्सपैंडिंग कल्टिवेबल लैंड अंडर short irrigation, हर खेत को पानी, कल्टिवेबल लैंड बनाते इरीगेशन के, हर खेत को पानी। इम्प्रूव ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी फॉर ड्रॉप मोर क्रॉप। ये ऑन फार्म वाटर इम्प्रूव करता है, एफिशिएंसी यूज़ करता है फॉर ड्रॉप मोर क्रॉप। प्रमोटिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ये रेन वाटर फॉर हार्वेस्ट ग्राउंड वाटर रिचार्ज को प्रमोट करता है। एक्सेलरेटिंग द कंप्लीशन ऑफ इरीगेशन प्रोजेक्ट थ्रू द एक्सेलरेटेड इरीगेशन बेनिफिट प्रोग्राम AIBP। ये एक्सेलरेट करता है इरीगेशन प्रोजेक्ट के कंप्लीशन को, किसके थ्रू? AIBP के थ्रू, एक्सेलरेटेड इरीगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के थ्रू। सपोर्टिंग वाटरशेड डेवलपमेंट फॉर सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन, ये
सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन के लिए वाटरशेड डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। कंसिडर द फॉलोइंग पेर region well known for production of first Kinnaur, Arecanut, second Mewat, mango, third Coromandel soybean. Each of the above pair correctly matched. 1 and 2 only, B3 only, 1 and 3 only none. तो कौन सा आंसर? आंसर इज नन। हमेशा नन ही आता। पेयर 1 is incorrectly matched. Kinnaur is primarily known for its apple orchards, not for areca nuts production. किन्नौर हमेशा एप्पल ऑर्किड्स के लिए जाना जाता है, ना कि एरेका नट्स के लिए। द रीजन एग्रीकल्चर इज फेमस फॉर एप्पल अलॉन्ग विद अदर फ्रूट लाइक एप्रिकॉट्स एंड पीचेस। ये रीजन जो है एग्रीकल्चर के लिए फेमस है, एप्पल के लिए फेमस है और दूसरे फ्रूट जैसे एप्रिकॉट और पीचेस। Areca nut is mostly produced in states like Karnataka, Kerala and Assam, which have the ideal climatic condition for this crop. Areca nut जो है mostly produce होता है स्टेट जैसे कर्नाटक, केरला, असम में। ये आइडियल क्लाइमेटिक है कंडीशन है इस क्रॉप के लिए। पेयर 2 is incorrect. Matched. मेवात is not particularly famous for mango production. मेवात जो है मैंगो प्रोडक्शन के लिए फेमस नहीं। Region is known for agriculture and allied agro-based activity, but mango cultivation is not primarily feature of मेवात। तो रीजन जो है वो एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है, allied agro-based एक्टिविटी के लिए, ना कि मैंगो कल्टिवेशन के लिए। प्राइमरी फीचर नहीं है मेवात का। द मेजर मैंगो ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया इंक्लूडिंग आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, वेस्ट बंगाल। मेजर मैंगो ग्रोइंग स्टेट जो है इंडिया में जैसे कि आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, बिहार, वेस्ट बंगाल है। पेयर 3 is incorrectly matched. Coromandel course is primarily known for the production of crop like rice, pulse, sugarcane, corn and peanuts. कोरोमंडल जो है इसमें क्रॉप जैसे राइस, पल्स, शुगरकेन, कॉटन, पीनट्स ग्रो करता है। इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर सोयाबीन प्रोडक्शन। सोयाबीन प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ होता है। द मेजर स्टेट प्रोड्यूसिंग सोयाबीन इन इंडिया महाराष्ट्र and मध्य प्रदेश, which together contribute 18% of the total production of soybean in the country. तो जो मेजर स्टेट प्रोड्यूस करता है सोयाबीन को इंडिया में वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जो 89% कंट्रीब्यूट करता है टोटल सोयाबीन के प्रोडक्शन को कंट्री में। Considering the following town of India: Bhadrachalam, second Chanderi, third Kanchipuram, fourth Karnal. Which of the above famous for production of traditional साड़ी और फैब्रिक्स? तो कौन सा जो है जगह फेमस है ट्रेडिशनल साड़ी और फैब्रिक्स के लिए? A1, 2 only, B2, 3 only, C1, 2 and 3, D1, 3 and 4. Option is B, just 2 and 3 only. Q. Option 1 is incorrect. Bhadrachalam is not famous for production of traditional sarees or fabrics. Instead, it is primarily known for its temple, especially Sri Ram temple, and the religious significance. भद्राचलम जो है फेमस नहीं है ट्रेडिशनल साड़ीज़ के लिए या फैब्रिक्स के लिए, टेम्पल के लिए फेमस है, श्री राम टेम्पल के लिए फेमस है। फिर ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। चंदेरी लोकेटेड मध्य प्रदेश इज रिनोन फॉर प्रोडक्शन चंदेरी साड़ी। मध्य प्रदेश में चंदेरी के कई जगह चंदेरी साड़ी के लिए फेमस है। दिस आर फेमस फॉर फाइन लाइट वेट फैब्रिक वोन ऑफन वोन फ्रॉम। ये लाइट वेट फैब्रिक्स है जिसको वो किया जाता है। सिल्क एंड कॉटन एंड एम्बलिश्ड विथ इंट्रिकेट जरी वर्क। इसमें सिल्क, कॉटन और
जरिए वह इंट्रिकेट किया जाता है। चंदेरी साड़ी आर हॉलमार्क ऑफ इंडियन टेक्सटाइल हेरिटेज आर कंसिडर्ड लग्जरी ड्यू टू देयर डेलिकेट क्राफ्टमैनशिप। चंदेरी साड़ी जो है हॉलमार्क है इंडियन टेक्सटाइल हेरिटेज का और कंसिडर्ड है लग्जूरियस डेलिकेट क्राफ्टमैनशिप की वजह से। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। कांचीपुरम तमिलनाडु इज इंटरनेशनली फेमस फॉर एज कांजीवरम साड़ी। कांचीपुरम जो तमिलनाडु में है वो फेमस है कांचीवरम साड़ी के लिए। दिस साड़ी आर मेड ऑफ मलबरी सिल्क रिमूव फॉर देयर रिच टेक्सटाइल एंड फेस्टिव क्वालिटी ऑफन हाईलाइटेड बाय द यूज ऑफ गोल्ड और सिल्वर जरी। ये साड़ी जो है मलबरी सिल्क से बना हुआ रहता है जो रिच है टेक्सटाइल्स और फेस्टिव क्वालिटी के लिए। ये हाईलाइट होता है गोल्ड और सिल्वर जरी की वजह से। Thread made of precious metal, they are considered one of the finer, more durable traditional साड़ी in India. ये कांचीपुरम साड़ी एक तो सिल्क से बना हुआ रहता है, उसमें सोना और चांदी का जरी रहता है, तो ये इंडिया का सबसे ड्यूरेबल ट्रेडिशनल साड़ी में से एक है। ऑप्शन 4 इज इनकरेक्ट। करनाल इज नॉट नोन फॉर प्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल साड़ी और फैब्रिक। It is primarily recognized for its agriculture, particularly in the cultivation of wheat and rice, and is not associated with textile manufacturing. करनाल जो है वो ट्रेडिशनल साड़ी या फैब्रिक्स का प्रोडक्शन के लिए नहीं जाना जाता, वो एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है, वीट और राइस के लिए, जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग से कुछ एसोसिएट नहीं। तो इसलिए करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर क्या है, चंदेरी और कांचीपुरम। ये दोनों इंडिया में ऐसे शहर है जो ट्रेडिशनल साड़ीज़ के लिए फेमस है। कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉप्स। फर्स्ट कॉटन, सेकेंड ग्राउंड नट्स, थर्ड राइस, फोर्थ व्हीट। विच ऑफ दिस आर खरीफ क्रॉप? A1 and 4 only, B2 and 3 only, C1, 2 and 3 only, D2, 3 and 4 only. C. Cotton, groundnuts and rice are kharif crop in India, while wheat is rabi crops. तो इसमें से कौन सा खरीफ क्रॉप है? तो आंसर है 1, 2 and 3 ओनली। क्यों? क्योंकि सी मतलब 1 में क्या आता है, कॉटन, 2 में क्या आता है, ग्राउंडनट, 3 में क्या आता है, राइस। ये तीनों भी क्रॉप राबाई क्रॉप्स है इंडिया में। सही, ये तीनों भी खरीफ क्रॉप है और वीट राबाई क्रॉप है। तो यहाँ पे क्या है, खरीफ क्रॉप क्या होता है? खरीफ क्रॉप्स आर sown ड्यूरिंग जून जुलाई एंड हार्वेस्टेड ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर पीरियड। राइस, मेज, जवार, बाजरा, मूंग एंड तूर, उड़द, जूट्स एंड कॉटन, सोयाबीन, ग्राउंड नट्स एक्सेट्रा आर टाइप ऑफ खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप को जो है उगाया जाता है जून से लेकर जुलाई महीने तक और हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर से लेकर अक्टूबर तक। राइस, मीज़, जवार, बाजरा, मूंग, तूर, उड़द, जूट, कॉटन, सोयाबीन, ग्राउंडनट जो है ये सब खरीफ क्रॉप के टाइप है। जब जून जुलाई में उनके बीज बोए जाते हैं और सितंबर अक्टूबर पीरियड में उसका हार्वेस्टिंग होता है। राइस टेम्परेचर इज़ 22 to 32 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल 1500 to 300 सेंटीमीटर। सॉइल डीप क्ले लोमी सॉइल। तो राइस के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 22 to 32 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल 1500 से लेकर 300 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। सॉइल जो है डीप क्ले लोमी सॉइल रहना चाहिए, मतलब ऐसा पानी पानी रहता है। कॉटन टेम्परेचर 21 to 30 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल 50 to 100 सेंटीमीटर। Soil well drained, lightly sandy, looms, yellow and black soils. Temperature 21 to 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है। रेनफॉल 50 to 100 सेंटीमीटर होता है। सॉइल वेल ड्रेन रहता है, लाइटली सैंडी, लोम रहता है, येलो और ब्लैक सॉइल होता है।
Then groundwater, groundnut temperature 30 to 35 degrees Celsius, rainfall 40 to 125 centimeter, well-drained sandy loam soil. तो temperature 30 to 35 degrees Celsius, rainfall 40 to 125 centimeter, well-drained sandy loam soil होता है. About rabi crop जो है is sown during October to December month and harvested in April June. राबाई क्रॉप जो है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में उसका सीड्स बोया जाता है और हार्वेस्टिंग अप्रैल से लेकर जून महीने में होता है. वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड एक्सेट्रा आर टाइप ऑफ राबाई क्रॉप. वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड ये सब राबाई क्रॉप्स है. वीट टेम्परेचर इज़ 10 to 50 डिग्री सेल्सियस. रेनफॉल 50 to 100 सेंटीमीटर. सॉइल वेल ड्रेन, फर्टाइल, लोमी सॉइल. वीट जो है टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक होता है. रेनफॉल 50 to 100 सेंटीमीटर होता है. सॉइल वेल ड्रेन, फर्टाइल, लोमी सॉइल होता है. Which one of the among following industry is the maximum consumer of water in India? Which one of the following industry is the maximum consumer of India water in India? तो कौन सा इंडस्ट्री है इंडिया में जो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर कंज्यूम किया जाता है? दी इंजीनियरिंग, दी पेपर एंड पल्प, दी टेक्सटाइल, दी थर्मल पावर. दी वाटर इज़ इंडिस्पेंसिबल रिसोर्सेज फॉर वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस. वाटर जो है बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है. इन इंडिया डिफरेंट इंडस्ट्री यूज वाटर इन वेराइंग अमाउंट. द थर्मल पावर सेक्टर स्टैंड आउट एज द हाईएस्ट कंज्यूमर ड्यू टू एक्सटेंसिव कूलिंग एंड स्टीम जनरेशन रिक्वायरमेंट्स. तो इंडिया में अलग अलग इंडस्ट्री जो है वाटर को अलग अलग अमाउंट में यूज़ करता है. क्योंकि थर्मल पावर सेक्टर जो है वो हाईएस्ट कंज्यूमर रहता है, बहुत ही ठंडा रहता है, स्टीम जनरेशन रिक्वायरमेंट है. While engineering, paper, pulp and textile industry do require water for various operations, such as manufacture, cleaning and processing, their water consumption is comparatively much lower than that of the thermal power plants. तो इंजीनियरिंग, पेपर और पल्प और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वाटर की ज़रूरत होती है अलग अलग ऑपरेशन के लिए, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, क्लीनिंग, प्रोसेसिंग. ये वाटर कंजप्शन जो है कंपेरेटिवली कम है कंपेयर टू थर्मल पावर प्लांट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्स फार्मिंग? तो कौन सा जो है मिक्स फार्मिंग का चीफ कैरेक्टरिस्टिक है? कल्टीवेशन ऑफ बोथ कैश क्रॉप्स एंड फूड क्रॉप. कैश क्रॉप, फूड क्रॉप दोनों का कल्टीवेशन. कल्टीवेशन ऑफ बोथ 2 or more क्रॉप इन द सेम फील्ड. 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप सेम फील्ड में कल्टीवेशन. रेयरिंग ऑफ एनिमल, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप टुगेदर. क्रॉप को एक साथ एनिमल कल्टीवेशन को संभालना. नन ऑफ द अबव. आंसर क्या है? सी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्स फार्मिंग? तो एनिमल को संभालना, क्रॉप को कल्टीवेट करना एक साथ, इसको बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग. Mixed farming is an agricultural system where crop cultivation and livestock rearing are carried out on the same farm. Mixed farming जो है agricultural system है जहाँ पे क्रॉप कल्टीवेशन और लाइवस्टॉक रेयरिंग होता है जो सेम फार्म में रहता है. मिक्स फार्मिंग इंटेंस इंटीग्रेट क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री, बैलेंसिंग रिस्क्वायर, रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स टू मैन्यूर एंड क्रॉप रेसिड्यूज. तो यहाँ पे फार्मिंग जो है मिक्स रहते हैं, इंटीग्रेट करता है क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री को, बैलेंस करता है रिस्क को, जहाँ पे ये रिसाइकिल करता है न्यूट्रिएंट को मैन्यूर के थ्रू, क्रॉप रेसिड्यू के थ्रू. इट डाइवर्सिफाई इनकम एंड एनहांस सस्टेनेबिलिटी. ये इनकम को डाइवर्स करता, एनहांस करता सस्टेनेबिलिटी को. This process is designed to maximize the use of available resources and diversify the income source for the farmer. ये प्रैक्टिस डिज़ाइन होता
मैक्सिमाइज होता है अवेलेबल रिसोर्स को यूज़ करने में, डाइवर्सिफाई करने के लिए, इनकम सोर्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए फार्मर के लिए। इंटीग्रेशन ऑफ क्रॉप एनिमल इज अ की फीचर दैट डिस्टिंग्विश फार्मिंग फ्रॉम अदर फार्मिंग सिस्टम। क्रॉप व एनिमल का इंटीग्रेशन जो है की फीचर है जो डिस्टिंग्विश करता है मिक्स फार्मिंग को दूसरे फार्मिंग सिस्टम के थ्रू। Option is incorrect. It involves crop diversification, typical of commercial farming, not mixed farming with livestock. तो ऑप्शन ए जो है इनकरेक्ट है। तो इसमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन शामिल रहता है, कमर्शियल फार्मिंग टिपिकल रहता है, मिक्स्ड फार्मिंग नहीं होता लाइवस्टॉक के साथ। ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। डिस्क्राइब intercropping which lack the animal component essential to mixed farming। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो इनकरेक्ट है। इंटरक्रॉपिंग डिस्क्राइब करता है जो एनिमल करस्पॉन्डेंट एसेंशियल कमी रहता है मिक्स फार्मिंग के लिए। कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉप ऑफ इंडिया। तो क्रॉप जो है इंडिया का उसको कंसिडर करो। ग्राउंडनट 2 सीजन पर थर्ड मिलर। Which of the above is a predominant rainfall crops and crop? A 1 2 only, B 2 3 only, C 3 only, D 1 2 and 3। Ground the following crop of the India. First groundnut, second season, third per miller. Which of the above is a predominantly rainfall crops? A 1 2 only, B 2 and 3 only, C 3 only, D 1 2 and 3। The crop which are predominantly rain fed in India, groundnut, sesame and pearl millets। क्रॉप जो प्रिडोमिनेट रहता है रेनफॉल क्रॉप जहाँ पे बारिश गिरता है इंडिया में, वो है ग्राउंडनट, सीजम और पर्ल मिलेट्स। ग्राउंडनट इज अ ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप दैट रिक्वायर मॉडरेट रेनफॉल फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्राउंडनट जो है ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है जो ज़रूरत है ताकि मॉडरेट रेनफॉल की ज़रूरत है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। रेनफॉल फॉर कल्टीवेशन 500 to 600 mm पर एनम। रेनफॉल जो रहता है कल्टीवेशन के लिए 500 से लेकर 600 mm पर एनम होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल पैटर्न्स थ्रू आउट द ग्रोइंग सीजन्स। डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल पैटर्न थ्रू आउट ग्रोइंग सीजन में groundnut can withstand a dry spell of 15 to 20 days during its vegetative stage. They require adequate moisture during flowering, the pod formation stage। groundnut जो है ड्राई स्पेल रहता है 15 to 20 days वेजिटेटिव स्टेज में, उसके लिए ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत होती है फ्लावरिंग और पॉड फॉर्मेशन स्टेजेस में। Season require temperature is 25 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. Can tolerate up to 50 degrees Celsius. To frost require rainfall at 500-600 mm. This drought tolerant excessive rainfall during flowering can cause lowering field। सीज़न में टेम्परेचर की ज़रूरत है 25 डिग्री सेल्सियस to 30 डिग्री सेल्सियस। टॉलरेट करता है 40 डिग्री सेल्सियस। सेंसिटिव रहता है, फ्रॉस्ट को ज़रूरत है रेनफॉल 500 और 600 mm में। तो ये ड्रॉट टॉलरेंट रहता है, एक्सेसिव रेनफॉल रहता है, फ्लावरिंग के बाद लोअर यील्ड होता है। रिक्वायर वेल ड्रेन सॉइल टाइप, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, pH रेंज 5.5 to 8।
तो सीसम को वेल ड्रेन सॉइल टाइप की ज़रूरत है जिसमें रिच ऑर्गेनिक मैटर रहता है। पीएच रेंज 5.5 से 8 होता है। Pearl millet is a hard crop that can grow in semi-arid region. Pearl millet जो हार्डी क्रॉप रहता है जो ग्रो होता है semi-arid region में। The ideal rainfall for pearl millet cultivation is between 400 to 600 mm per annum. Ideal rainfall जो रहता है pearl millet cultivation का वो 400 to 600 mm per annum के बीच में होता है। The well distributed rainfall pattern throughout the growing season. ये अच्छा वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल पैटर्न रहता है पूरे ग्रोइंग सीजन में। पर्ल मिलेट्स कैन टॉलरेट थ्रू कंडीशन रिक्वायर मॉइस्चर ड्यूरिंग द अर्ली ग्रोथ स्टेज एस्पेशली ड्यूरिंग जर्मिनेशन एंड टेलरिंग। पर्ल मिलेट्स जो है वो ड्रॉट कंडीशन को टॉलरेट करता है, उसको मॉइस्चर की ज़रूरत है अर्ली ग्रोथ स्टेज में, जर्मिनेशन और टेलरिंग में। रेनफॉल agriculture is carried out in a wide range of soil types, agroclimatic condition, and annual rainfall range from 400 mm to 1600 mm। तो जहाँ पे जिस जगह पे पानी की कमी है वहाँ पे अलग अलग टाइप का सॉइल टाइप रहता है, एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन रहता है। रेनफॉल रेंज 400 mm से लेकर 1600 mm तक रहता है। Rainfed area account for % of millets production, 88% of pulse, 72% of cotton, 69% of oilseeds, including groundnut and sesame। तो जिस जगह पे रेनफॉल की कमी है वहाँ पे मिलेट प्रोडक्शन 88% रहता है, पल्सेस 88% रहता है, कॉटन 73%, ऑयल सीड्स 69% और जिसमें ग्राउंडनट और सीसम शामिल है। The lower Gangetic Plain is characterized by humid climate with high temperature throughout the years. Which one among the following pair of crop is most suitable for the region? Lower Gangetic Plain characterized होता है ह्यूमिड क्लाइमेट की वजह से, हाई टेम्परेचर पूरे साल में। इसमें क्रॉप का पेयर शामिल है, सूटेबल है इस रीजन में। ए पैडी एंड कॉटन, बी व्हीट एंड जूट, सी पैडी एंड जूट एंड डी व्हीट एंड कॉटन। The crop suitable to be grown in the lower Gangetic Plain, which is characterized by humid climate with high temperature throughout the year, is paddy and jute। तो यहाँ पर क्रॉप सूटेबल रहता है, लोअर गैग्नेटिक में ग्रो होता है, जो कैरेक्टर्स होते हैं ह्यूमिड क्लाइमेट, जैसे कि हाई टेम्परेचर पूरे साल भर। पैडी और जूट, पैडी ग्रो वेल इन द प्लेन ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन कोस्टल एरिया एंड द डेल्टिक रीजन। पैडी जो है ग्रो करता है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन रीजन के प्लेन में, कोस्टल एरिया में, डेल्टिक रीजन में, देयर आर अबंडेंस alluvial clay soils, यहाँ पे बहुत सारे alluvial clay soil। A high temperature about 25% significant humidity are necessary for this खरीफ crop। इसमें हाई टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहते हैं, ह्यूमिडिटी ज़रूरत है खरीफ क्रॉप के लिए। Jute, its cultivation is mainly concentrated in eastern India because of rich alluvial soil of गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। जूट ये कल्टीवेट होता है, कॉन्सेंट्रेट करता है ईस्टर्न इंडिया में क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में रिच alluvial soil की ज़रूरत है। जूट क्रॉप नीड ह्यूमिड कंडीशन विद टेम्परेचर स्विंग 24 to 30 डिग्री सेल्सियस। जूट क्रॉप जो उसको ह्यूमिड कंडीशन की ज़रूरत है जिसका टेम्परेचर 24 to 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है।